नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और विधि शास्त्र में अपने अगले लेक्चर की तरफ जाते हुए आज हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक विचारधारा यानी कि एनालिटिकल स्कूल के बारे में। लॉ स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र विषय के अंतर्गत आता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज हम एनालिटिकल स्कूल को किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्रमुख विचारक देखेंगे जो इस शाखा की ओर जोर देते हैं। इसके उद्देश्य क्या है एनालिटिकल ब्रांच के, ऑस्टीन, जर्मी बेंथम और जो अन्य थिंकर्स हैं उनके विचार से इसको किस प्रकार से समझाया गया है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये क्या मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सामान्य परिचय के बारे में। तो जिस प्रकार से आज हम विधि को जानने की कोशिश करते हैं कि विधि क्या है, इसके सोर्स क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ है और इसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, वो विधि शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली जब प्राचीन काल की हम बात करें तो विधि एक दैनिक दिनचर्या से जुड़ी होती थी जिसमें नैतिकता का समावेश होता था और उस नैतिकता को बहुत सारे थिंकर ने प्राकृतिक न्याय से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का समय आया, वहाँ पर क्या हुआ कि आध्यात्मवाद के स्थान पर प्रयोगात्मक प्रवृत्ति जो है प्रबल होने लगी, जिसके कारण जो है तथ्यों का सूक्ष्म अवलोकन किया जाने लगा। किसके बेस पर? तर्क के आधार पर। तो इसी से जो है एनालिटिकल ब्रांच का जो है या एनालिटिकल स्कूल का जन्म माना जाता है। अर्थात विश्लेषणात्मक शाखा में मुख्य रूप से विधि के एनालिटिकल जो तथ्य होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है और वास्तविक विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना, अर्थात ऐसी विधि जो किसी काल विशेष में प्रचलित हो, ये जो है माना जाता है। इसका विश्लेषण करना क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो एनालिटिकल ब्रांच का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी काल विशेष में जो प्रचलित विधि है उसी का जो है वास्तविक विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस ब्रांच के प्रमुख थिंकर है, इसका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मी बेंथम, ऑस्टीन, सामंड, हॉलन और केल्सन जो है इसके प्रमुख थिंकर है जो इस ब्रांच को के बारे में को मानते हैं। चलिए विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख 5 लक्षण को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो विधि है ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, अर्थात ये वर्तमान में विधि कैसी होनी चाहिए उसी पर जोर देती है। ये ना तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जोर देती है और ये ना भविष्य के दृष्टिकोण पर जोर देती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विधि जो है मानव द्वारा निर्मित है, क्योंकि प्राचीन काल में हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि विधि को देवी आदेश माना जाता था, राजा का आदेश माना जाता था, लेकिन यहाँ पर ये मानव द्वारा निर्मित आदेश है जो समय विशेष पर निर्भर करता है कि किस कालखंड का जो राज्य है, प्रभु सत्ता है, किस प्रकार की विधि जो है जारी करती है। यहाँ पर ये भी बताता है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, विधि में नैतिकता का समावेश होता था, लेकिन यहाँ पर एनालिटिकल जो थिंकर्स है वो ये कह रहे हैं कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से अलग है। अर्थात यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू है कि विधि जैसी कि वह है और जैसी कि वह होनी चाहिए में अंतर बताती है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि विधि ऐसी होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है, हम उसका नैतिकता से जो है जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनालिटिकल थिंकर से कहते हैं कि विधि हमें किस बात पर जोर देना चाहिए कि विधि जैसी कि वह है, अर्थात वास्तविक विधि को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। और हम ये बता ही चुके हैं कि भूतकाल अन्य पर आधारित नहीं होती, अर्थात यह जो है हिस्टोरिकल नहीं, बैकग्राउंड नहीं रखती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से तर्कता को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। किसी देश की विधि व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण होती है तथा तर्क के आधार पर उसका जो है अर्थ निकाला जाना चाहिए और निर्णय तक पहुँचा जाना चाहिए, ये बात की जाती है। और ये शुरुआत में कह दिया कि विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है उसके कीवर्ड ही यह है कि जो साक्ष्य तर्क को परीक्षण पर बेस्ड हो, यानी कि जिसका एनालिसिस किया जाता हो, एनालिटिकल ब्रांच के अंतर्गत आती है। तो विश्लेषणात्मक विचारकों के अनुसार क्या है, साक्ष्य तर्क को परीक्षण पर आधारित निर्णय नैतिकता पर आधारित निर्णयों से कहीं अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख 5 लक्षण हैं। आइए अब हम प्रमुख जो थिंकर्स हैं उनके दृष्टिकोण से इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए तो हम अब ऑस्टीन की जो एनालिटिकल विचार है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑस्टीन जो है इनका जो कालखंड है 1790 से 1859 तक रहा और ये जो है एनालिटिकल जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये 4 वर्ष तक लंदन विश्वविद्यालय में टीचर रहे हैं और इनकी 2 प्रमुख कृतियां हैं, दी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन और अ प्लिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इनकी प्रमुख रचना है जिसमें इन्होंने विश्लेषणात्मक शाखा के ऊपर जोर दिया है। और इनके जो विचार हैं वो हॉब्स, ब्लैकस्टोन और बेंथम के विचारों से भी ये जो है प्रभावित हुए थे और साथ ही अगर हम बात करें तो इन्हें इंग्लिश विधि शास्त्र का जनक भी माना जाता है। अब हम अगर यहाँ पर बात करें तो ये ऐसा कहते हैं कि विधि का जो स्वरूप है वो आज्ञात्मक होता है और हम यहाँ पर आपको मुख्य बिंदु ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप रेफरेंस बुक से इसको कंपेयर करके पढ़िएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। तो विधि का स्वरूप क्या है? आज्ञात्मक है, अर्थात राज्य द्वारा जारी किए गए जो आदेश होते हैं को विधि कहा जाता है, ये ऐसा कह रहे हैं। और ये जो आदेश होते हैं मैक्सिमम सांविधिक कानून या पूर्व निर्णय के रूप में प्रसारित किए जाते हैं, यानी कि जो भी उस समय की प्रभु सत्ताधारी होती है और वो जो भी नियम लागू करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जारी किए जाते हैं और इसी को ही जो है सांविधिक कानून कहते हैं, यानी कि जो राज्य ऑथेंटिक रूप से जारी करते हैं या ये पूर्व निर्णयों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लोअर कोर्ट में लागू होते हैं, उसी प्रकार से होते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार विधि के अंतर्गत उन सभी नियमों का समावेश होता है जिसके अनुसार राज्य ट्रिब्यूनल्स निर्णय देते हैं और विधि के आदेशात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हुए जो प्रमाणवादी है, प्रमाणवादी को हम बोलते हैं पॉजिटिविस्ट जो है, उनका कहना है कि राज्य के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें सभी व्यक्तियों के प्रति समान रूप से लागू किया जाता है और इन आदेशात्मक कानूनों के साथ राज्य की दंडात्मक शक्ति भी क्या होती है? जुड़ी होती है, क्योंकि दंड के भय से ही जनरली जो जनता होती है वो विधि का पालन करती है। तो यहाँ पर ये बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन यहाँ पर यह भी कहते हैं कि विधि ऐसे नियमों का संकलन है, बेसिकली विधि क्या है? ऐसे नियमों का संकलन है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है किसी अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए निर्मित करता है जिस पर उसकी क्या है? संप्रभुता होती है। सुस्पष्ट या निश्चयतात्मक विधि की परिभाषा देते हुए ऑस्टिन कहते हैं कि यह विधि ऐसे आदेशों का समूह है जो एक संप्रभुताधारी द्वारा किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में प्रजा के व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अब इनका जो है इसी बेस पर हम इनके विधि का जो है विधि सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं और इसे जो है ऑस्टिन का आदेशात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके अनुसार ये ऐसा मानते हैं कि बेसिकली जो विधि होती है इसके 3 मुख्य तत्व होते हैं। संप्रभु शक्ति, सॉवरेन पावर, यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है और जिसका जो जनता होती है पालन करती है, स्वेच्छा से अनुपालन करने की इच्छुक होती है। कमांड यानी कि समादेश यानी या नियम आदेश, तो बेसिकली जो ऑस्टिन है उन्होंने विधि को संप्रभुताधारी यानी कि वहाँ का जो राजा होता है, जो सरकार होती है, उसका समादेश माना है। इसके अनुसार समादेश राज्य की स्वेच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा के किसी कार्य को करने या न करने के लिए बनाया जाता है या उसकी आकांक्षा करती है। और जो समादेश होता है भी 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो सामान्य समादेश वह है जो सभी व्यक्तियों के प्रति समान रूप से जारी किया जाता है और विशिष्ट क्या होता है? कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए जो है जारी किया जाता है। तो संप्रभुताधारी की इच्छा की अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है? समादेश होता है। इसी प्रकार तीसरी चीज जो है इनके इसमें शास्त्री यानी कि सैंक्शंस यानी कि दंड व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो ऑस्टिन ये कहते हैं कि आदेश के साथ, ठीक है, जो भी आदेश है अगर आदेश के साथ शास्त्री सैंक्शंस यानी कि दंडात्मक प्रगति अगर जुड़ी रहे तो वो क्या होती है? पॉजिटिव लॉ कहलाता है, यानी कि निश्चयात्मक विधि कहलाती है। ठीक है, तो इसी से जो है इसका पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी 3 विशिष्ट तत्व है। इसी प्रकार ऑस्टिन ने संप्रभुता की भी 3 विशेषता बताई है, अविभाज्यता, असीमितता तथा अपरिहार्यता। ठीक है, ये चीजें बताई है। अब पॉजिटिव लॉ जो
अभी हमने पॉजिटिव यानी कि निश्चयात्मक विधि की बात करी है, तो जिसमें संप्रभुता, आदेश, कर्तव्य, शास्त्री जुड़ी होती है, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव यानी कि निश्चयात्मक विधि बन जाती है। तो हमें यहाँ पर ऑस्टिन के ये चीज़ें भी याद रखना है। अब हम ऑस्टिन के अनुसार विधियों के प्रकार भी देखते हैं। तो ऑस्टिन क्या कहते हैं कि विधि बेसिकली दो प्रकार की होती है, देवीय विधि और मानव निर्मित विधि। तो मानव निर्मित विधि दो प्रकार की होती है, निश्चयात्मक विधि और लाक्षणिक विधि। तो यहाँ पर जो निश्चयात्मक विधि और जो पॉजिटिव लॉ होते हैं, इसके बारे में ये कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा कि निश्चयात्मक विधि जिसे राज्य के संप्रभु यानी कि राज्य की सरकार हम आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, तो राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति जो इनके अधीन होते हैं उसके अनुपालन हेतु आदेश के रूप में लागू किया गया हो, इससे क्या कहते हैं, निश्चयात्मक विधि कहते हैं। और ऐसी विधि जो विधि नहीं है, ठीक है, लाक्षणिक की हम बात करें तो ऐसी विधि जो विधि नहीं है और इसका मूल आधार क्या है, संप्रभुताधारी का आदेश न होकर असंख्य व्यक्तियों की राय या भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र जो है लाक्षणिक विधि कहलाती है। ये किसने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है। इस विधि को विधि कहा जाना अनुचित है, ठीक है। और इसके अनुसार फैशन संबंधी विधियां, गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो विधियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है, लाक्षणिक विधियों के अंतर्गत आती है। तो इसी प्रकार से इन विधियों के अलावा भी कई विधियां जो है ऑस्टिन ने बताई है, जैसे कि घोषणात्मक विधि, निरसन संबंधी विधियां और अपूर्ण बाध्यताओं की विधि। इसी प्रकार ऑस्टिन के सिद्धांत की जो है आलोचना भी कई जो है थिंकर्स ने की है। अब आगे हम अगर बढ़ते हैं तो हम दूसरा जो है एनालिटिकल ब्रांच के जो प्रमुख थिंकर है जर्मी बेंथम के बारे में देखते हैं। तो जर्मी बेंथम की जो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनका उपयोगितावादी का सिद्धांत तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो और इन्होंने दंड व्यवस्था और विधि संबंधी विचार के 8 तत्व बताए हैं जो हमें याद रखना है। तो बेंथम की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि जो भी उपयोगी है वह श्रेष्ठ है और उसी को ही क्या होना चाहिए, हमें बनाना चाहिए और विधि के रूप में लागू किया जाना चाहिए। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत तथा नीतियों को उपयोगितावादी के सिद्धांत के आधार पर क्या करना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विधि का एनालिसिस किया जा रहा है कि विधि किस प्रकार से होनी चाहिए, बनानी चाहिए, तो ये उपयोगिता वाली जो चीज़ें हैं उसको महत्व दे रहे हैं। और क्योंकि उपयोगितावादी जो होती है मानव जाति के कल्याण को रिप्रेजेंट करती है, यह युक्तियुक्त तर्कों के आधार पर मानव जीवन की दशा को सुधारने तथा प्रभावशाली राज्य विधायन के द्वारा जनता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वास्तविक प्रयासों को सर्वाधिक महत्व देती है। बेंथम तथा इसके अनुयायी जो है जेम्स मिल तथा जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया है। अतः यह सिद्धांत नैतिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। और नैतिक सिद्धांत के रूप में इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सार्वलौकिक सुखवाद कहा जाता है, ठीक है। और इस रूप में सिद्धांत एपिक्यूरस के दर्शन से जो है मेल खाता है। अब यहां पर हम अगर बात करें तो इनकी एक प्रमुख बुक भी रही है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है जर्मी बेंथम की प्रमुख बुक रही है, में इन्होंने अपने इन विचारों को व्यक्त किया है। और अगर हम बात करें बेंथम की तो विधि क्षेत्र में जो है इन्होंने 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है मुख्य रूप से कि मतलब बेंथम के जो विचार है वो नैतिक दार्शनिक के रूप में व्यक्त किए गए हैं, ठीक है। नैतिक दार्शनिक के रूप में व्यक्त किए गए हैं, सामाजिक विचारक के रूप में भी व्यक्त किए गए और विधि शास्त्री के रूप में भी जो है व्यक्त किए गए हैं। तो ये इस प्रकार से जो है जर्मी बेंथम की बात थी। अब हम बात करें दंड व्यवस्था की जर्मी बेंथम के, तो बेंथम के समय में दंड व्यवस्था जो है अत्यंत कठोर और अमानुषिक थी। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी विभत्स एवं कठोर दंड के प्रावधान थे। इस अमानवीय बेतुकी दंड व्यवस्था का विरोध करते हुए बेंथम ने कहा कि दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपराधों को रोकना होना चाहिए। आपने कहीं राजा महाराजाओं के टाइम पे पढ़ा हो, सुना होगा कि किस प्रकार से दंड व्यवस्था थी। तो इनका ये उद्देश्य है कि दंड का उद्देश्य अपराधों को रोकना होना चाहिए और दंड की प्रकृति और मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुसार होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही है, क्योंकि क्या होता है कुछ अपराधों के लिए भी बहुत ही खतरनाक दंड दिए जाते हैं। तो दंड की प्रकृति निश्चित रूप से अपराध की गंभीरता के अनुसार होना चाहिए। और दंड निर्धारण में कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, जैसे कि अपराध का स्वरूप और उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात वो साधारण है या गंभीर है। अपराध कारित करने की परिस्थितियां देखी जानी चाहिए कि किस परिस्थितियों में अपराध हुआ है, और अपराध कारित करने का उद्देश्य मायने रखता है, और अपराध से पीड़ित व्यक्ति को हुई हानि या क्षति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और दंड व्यवस्था इसी के आधार पर क्या होनी चाहिए, निर्धारित की जानी चाहिए। और दंड व्यवस्था में चेतावनी को भी जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात कुछ चेतावनी देकर भी जो है इसको शिथिल किया जा सकता है।
तो यहाँ पर इनकी दंड व्यवस्था की बात हमने कर ली। इसी प्रकार बेंथम ने विधि संबंधी विचार भी व्यक्त किए और इन्होंने कहा है कि विधि को संप्रभु द्वारा प्रसारित नियमों का समूह मानते हुए बेंथम ने इसे प्रजा पर क्या करा, बंधनकारी माना है। और इसके अनुसार विधि में क्या है, 8 तत्वों का होना अति आवश्यक है। पहला, विधि का स्रोत, ठीक है, यानी कि विधि का एक स्रोत होना चाहिए, विधि के पालनकर्ता होना चाहिए, विधि का उद्देश्य होना चाहिए, विधि की परिधि या क्षेत्राधिकार होना चाहिए, इसका आज्ञात्मक स्वरूप होना चाहिए और इसमें शास्त्रीय दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति दिलाने की जो है व्यवस्था होनी चाहिए और विधि क्या है, पूर्ण एवं स्पष्ट एवं सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसके 8 प्रमुख तत्व है जिसको हमने संक्षेप में बताने की कोशिश की है। और चलिए अब हम अन्य विचारक भी देख लेते हैं। तो ब्लैक स्टोन ने भी आपको नाम याद रख लीजिए, इनके बारे में इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक स्टोन की अगर हम बात करें कम शब्दों में, तो विधि नागरिक आचरणों के ऐसे नियम है जिन्हें किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति तथा उचित का समावेश और अनुचित का प्रतिषेध करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जब आप विधि शास्त्र वाले शब्दों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उचित अनुचित की बात इन्होंने की गई है, उसके बारे में है। रुडोल्फ इयरिंग ने अपने विचार रखे हैं, जेलेनिक सामंड और HLA हार्ट ने भी जो है अपने इसमें क्या है विचार रखे हैं। चलिए और अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधि को विश्लेषणात्मक विचारधारा को किस प्रकार से महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें पहले हमें ऑस्टीन को समझना होगा। एक्चुअल में जो ऑस्टीन है इस एनालिटिकल ब्रांच को किस प्रकार से बोलते हैं कि विधि क्या है, संप्रभुताधारी की देन है, यानी कि जो भी उस राज्य का राजा होता है, सरकार होती है, क्या है, ये उसकी देन है और इसमें नैतिकता जो है समाविष्ट नहीं है, हमने आगे समझा था। और इसमें शास्त्री के भय की बाध्यता सुनिश्चित करता है, अर्थात दंड व्यवस्था रहेगी तो विधि अच्छे से काम करती है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में इससे थोड़ी सी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो विधि का शासक का स्थान शासक से ऊंचा था, ठीक है, यानी कि जो राजा है वो क्या हो, वो भी विधि के अंतर्गत आता था और उसको विधि का पालन करना होता था, विधि विरुद्ध कार्य वो भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर ये माना जाता है कि शासक से विधि बनती है, लेकिन यहाँ पर शासक के ऊपर विधि जो है काम करती है और विधि में धर्म का तत्व भी समावेशित था। अगर धर्म की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं नैतिकता की, यहाँ पर नैतिकता नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन धर्मों में जो विधि थी वो नैतिकता से जुड़ी हुई थी, वो सत्य, अहिंसा और औचित्य पर को सर्वाधिक महत्व देती थी और उसी के आधार को उसी को धर्म माना जाता था और वही उसी का ही समावेश जो है विधि में किया जाता था, अर्थात जन कल्याण को सर्वोपरि माना जाता था। तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और जब आज़ादी के समय हमें पता है देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों का प्रभाव हुआ और विधियों में परिवर्तन हुआ, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है जन कल्याण को रखा गया। और भाग 4 में भी हम विधि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, हम फंडामेंटल राइट में देखते हैं कि किस प्रकार से नैतिकता को समाविष्ट किया गया और साथ में ही कुछ उपदेश भी जो है भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से जोड़े गए। हम यहाँ पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारे यहाँ पर शासक अपने मन मर्जी से विधि नहीं बना सकता, अगर वो बनाता भी है तो न्यायपालिका क्या है, उसे असंवैधानिक करार कर सकती है अगर वो पाती है कि वो गलत है। तो मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भारत संघ के वाद में न्यायालय ने क्या कहा है कि विधि द्वारा विहित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए एवं तर्क संगत होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दमनात्मक हो या मन मर्जी की हो, ठीक है। तो मैं इस वाले वाद में कहा गया है। इसी प्रकार उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य में भी और एक और वाद है उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र वर्सेस भारत संघ में भी कहा गया है कि विधि इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो आर्टिकल 21 का जो है उल्लंघन ना करे, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ ऐसी कई जो है चीज़ें इंक्लूड की गई है जो किसी भी व्यक्ति के रहन सहन को या उसके मान सम्मान को गौरवशाली स्थान देती है, तो उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक शाखा की हमने बात करी, एग्जाम में जनरली इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश की है कि हम मुख्य बिंदुओं का समावेश करके वीडियो को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करें, हालांकि वो इतना बड़ा हो चुका है। फिर भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Have a nice day and thanks for watching.